हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेंजीन के बारे में। बेंजीन दोस्तों, जो कि बी फार्मेसी में थर्ड सेमेस्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक टॉपिक है, जिसको बारे में हम पढ़ेंगे कि बेंजीन क्या होता है, उसके डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे, हक्कल रूल के बारे में पढ़ेंगे, और जो है सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है बेंजीन पे। साथ ही साथ हम देखेंगे इसके केमिकल रिएक्शन और दो चार प्रोडक्ट जितने जो दो चार इसके कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बेंजीन के बारे में वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। इसलिए जो भी स्टूडेंट्स अपनी तैयारी कर रहे हैं पेपर की, जिनका पेपर है 8 तारीख को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड का, वो उनके लिए स्पेशल ये वीडियो बना के लेके आए हैं आपके अपने चैनल पर, जिसका नाम है अमन ट्यूटोरियल। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बेंजीन दोस्तों, बेंजीन का पहले तो फार्मूला आपको पता होना चाहिए, C6H6 है। ठीक है, ये यहाँ पर कार्बन। ठीक है, अब मैं फिर भी यहाँ पर एक बार आपको बता देता हूँ जिनको बेसिक्स, क्योंकि ये दोस्तों ये कार्बन है। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी दोस्तों, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, ये कार्बन के मैंने 6 लगा दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन भी यहाँ पे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम लगा देंगे, एक यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, 2 यहाँ पर, 3 और चौथा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ठीक है, ये आपको बेसिक्स आने चाहिए। आपको ये मैंने फिर भी बता दिया। ठीक है, C6H6 है। एक होती है मोनोबेंजीन और पॉलीबेंजीन। ठीक है ना, पॉलीबेंजीन जब आप पढ़ेंगे तो एक चैप्टर है पॉलीबेंजीन पे, जिसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियर का मतलब जो इसमें नंबर ऑफ बेंजीन आ जाती हैं, और हाइड्रोकार्बन मतलब ये सारा हाइड्रोकार्बन से ही तो बना हुआ बेंजीन। ठीक है, मोनोबेंजीन की हम बात करते हैं दोस्तों। डेरिवेशन ऑफ बेंजीन का मतलब क्या है कि भी डेरिवेशन का मतलब कि जो बेंजीन है वो आगे किस किस, जैसे हम अपने पेरेंट्स के डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, ये बेंजीन जो है आगे फर्दर डेरिवेशन मतलब फर्दर प्रोडक्ट ड्राइव करता है, उसे हम बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, मोनो डेरिवेशन में हम बोलेंगे आगे इसकी फर्दर है मोनो सब्स्टिट्यूशन, डाई सब्स्टिट्यूशन, पॉली सब्स्टिट्यूशन। ये आगे पढ़ते हैं, फिर थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, मैं इधर चलता हूँ अब दूसरी तरफ, आपको क्लियर होगा कि भी जो मोनो बेंजीन है, ये 3 जो सब्स्टिट्यूशन बता रही हैं दोस्तों। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, चलिए इधर आ जाते हैं। ठीक है, इस पेज पे। मोनो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जब भी कोई ये जो बेंजीन स्ट्रक्चर है, इसमें एक H रिमूव हो जाए, उसे हम बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूशन। अगर एक ही एटम यहाँ से रिमूव हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऐसे अगर दो हम कोई भी एटम या ग्रुप रिमूव करेंगे बेंजीन के स्ट्रक्चर से, लाइक यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ है या एटम, ये तो एटम लगा है ना, हाइड्रोजन एटम। अगर लेट भी कोई OH लगा हो, ठीक है ना, तो वो हाइड्रोक्सी आयन होगा। ठीक है, अगर हाइड्रोक्सी कोई भी अगर एक रिमूव कर रहे हैं एटम या ग्रुप, तो उसे बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूशन। अगर दो करेंगे यहाँ से दोनों तरफ से, तो उसे बोलते हैं उसको बोलते हैं डाई सब्स्टिट्यूशन। पॉली सब्स्टिट्यूशन मोर देन अगर 3 सब्स्टिट्यूशन, मतलब ये हाइड्रोजन भी रिमूव कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन अगर हम रिमूव करें और उनकी जगह पे कोई और ग्रुप लगता है, उसे हम बोलते हैं पॉली सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये जैसे मैंने हेलो बेंजीन, हेलो मतलब जैसे हेलोजन्स आ जाते हैं। हेलोजन का मतलब जो भी हेलोजन गैसेज आती हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, जैसे मैंने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन है। अगर यहाँ पर एक्स मैंने डिनोट किया है कोई भी हेलोजन को, अगर एक हेलोजन रिप्लेस हो जाता है तो उसे हम मोनो सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, विद द रिप्लेसमेंट ऑफ 1 हाइड्रोजन, कहता है एक हाइड्रोजन, पहले तो यहाँ पर हाइड्रोजन लगे थे, इस हाइड्रोजन की रिप्लेस से कोई क्या लग जाता है, कोई हेलोजन लग जाता है। चलिए आगे चलते हैं। मोनो सब्स्टिट्यूशन में मैंने 2-4 बताए हैं प्रोडक्ट, जैसे ये मैंने एक बनाए हैं, ये जो कंपाउंड है, जैसे अगर कि भी यहाँ पर H था तो H से रिमूव करके हमने क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया, तो ये बन गया टॉलुइन। अगर यहाँ पर H था तो H से हमने रिमूव कर दिया तो OH लगा दिया, तो ये बन गया फिनोल। जैसे मैंने NH, दोस्तों मैंने NH लिखा हुआ है, NH का मतलब होता है अमाइन ग्रुप, NH3 मतलब अमोनिया ग्रुप, NH4 इज अमोनियम। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, अमोनियम से ही जब NH ये 4 ये जो 3 कंपाउंड है, इससे ही अमाइनो से ही अमीन बनते हैं। ठीक है ना, इसका भी अलग चैप्टर है। ठीक है, हर एक टॉपिक के ऊपर चैप्टर है। ठीक है, ये क्या है कि भी जब आप अमाइंस के बारे में, मैंने एक एरोमेटिक अमाइन की वीडियो भी डाली है, उस पर आप देखना तो आपको पता चलेगा कि अमाइंस कैसे बनते हैं। ठीक है, ये क्या है कि भी जो यहाँ पर अमाइन ग्रुप लगा है, ठीक है, इसके यहाँ पर ये जो हमारा ये हमारा मेन कंपाउंड है, इसके जो आगे आएंगे उसके बाद उसकी पोजीशन जाती है ऑर्थो, मेरा, पेटा। ठीक है,
ऑर्थो ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन आती है, ठीक है। मेन कार्बन की कार्बन जो है, यहाँ हम कंपाउंड की हम बात कर रहे हैं कि भी हमने जब अगर H को रिमूव किया तो उसकी जगह कोई कंपाउंड लगा दिया, जैसे CH3 लगा दिया, ठीक है, मिथाइल लगा दिया, हाइड्रोक्सियाइन, तो ये क्या क्या कंपाउंड फॉर्म होते हैं ये मैंने लिखा है, ठीक है। NO2 यहाँ पर आ गया इसकी पोजीशन पे, तो ये क्या बता नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ सल्फो ग्रुप आ गया, तो ये सल्फोबेंजीन। ये सारे दोस्तों मोनोबेंजीन है। मोनोबेंजीन का मतलब कि अगर एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है उसकी जगह पे क्या लग रहा है, उसकी जगह पे कोई भी ग्रुप आके लग रहा है या कोई कंपाउंड, ठीक है, ग्रुप लग रहा है या एटम लग रहा है, ठीक है। सो डाई सब्स्टिट्यूशन का मतलब, अब दोस्तों डाई सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि यहाँ जो हाइड्रोजन लगे हुए थे, बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर जो होती है, मैं इधर एक बार फिर आ जाता हूँ। बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरह से, ठीक है, मैंने बताया था। सो यहाँ पर जो हाइड्रोजन, अब दो हाइड्रोजन जो है रिमूव होंगे और उन हाइड्रोजन की जगह दो ग्रुप लगेंगे, ठीक है। सो उसे बोलते हैं डाई सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि किसी एक पोजीशन के हाइड्रोजन पे जाने से कोई और ग्रुप आ जाता है, उसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। जैसे क्रिकेट मैच में भी हो जाता है ना, कभी इंजरी हो जाती है तो वो दूसरा बंदा आ जाता है, ठीक है, उसे भी हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ठीक है। सो अगर दोस्तों इसका पोजीशन की बात करें तो जो मेन की कार्बन होता है उससे आगे वाले जो होते हैं और उसकी अगले जो कार्बन आइटम की ऑर्थो पोजीशन होगी, मेटा होगी, और लास्ट बीच वाले की पैरा पोजीशन। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे चलते हैं, इसका अगर देखा जाए तो इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये मेन हमारा जो है हमारा मेन की कंपाउंड है। ये हमें की कंपाउंड, जैसे मैंने आपको, अगर इसको अकेला NH2 था तो ये बेंजीन के ऊपर लगा था तो इसे क्या बोला था, एनिलीन बोला था। अब यहाँ पर मेन जो कंपाउंड है हमारा की कंपाउंड है, इसकी यहाँ पास में कौन सा लग रहा है, क्लोरीन लग रहा है, तो इसका नाम क्या, ऑर्थो क्लोरीन। क्योंकि मैंने आपको बताया था मेन जो हमारा की कंपाउंड होगा, जैसे ये मेन का की कंपाउंड है, सो ये मेन की कंपाउंड के जो फर्स्ट पोजीशन होगी वो ऑर्थो होगी, फिर मेटा, फिर उसके पैरा। सो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन है, सो इसका नाम है ऑर्थो क्लोरो एनिलीन, ठीक है ना। सो इसी से आगे हम बात करें ये स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर ये हमारी की कंपाउंड है। सो इसके फिर आगे जो आ जाएगी पोजीशन वो ऑर्थो होगी, मेटा होगी और पैरा होगी, और इसका नाम क्या है, क्योंकि मेटा पोजीशन पर क्या लगा है, मिथाइल और फिनोल, क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर OH भी तो लगा है ना, तो इसका नाम मेटा मिथाइल फिनोल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात कर रहे हैं नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। सो मेन की कार्बन हमारा नाइट्रो है और मेटा पोजीशन पे क्या लगा है, क्लोरीन लगा है, ठीक है ना। सो इसका नाम क्या होगा, सो मेटा क्लोरो नाइट्रो बेंजीन होगा, ठीक है। सो पॉली सब्स्टिट्यूशन, दोस्तों सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझो, पॉली का मतलब समझो, उसके बाद पता लगेगा आपको। सो पॉली का मतलब एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम अब रिमूव होंगे बेंजीन स्ट्रक्चर से, उसके जगह अब एक से ज़्यादा क्या लगेंगे, जो है ग्रुप लगेंगे। सो ये क्लोरीन आ गया, ठीक है ना, क्लोरीन गैस होती है, सो ये मिथाइल ग्रुप लग गया, मिथाइल। सो इसका देखो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है। सो हमने क्या लिख दिया है, ऑर्थो मेटा डाई इसलिए लिखा क्योंकि दो लगे हुए हैं मिथाइल ग्रुप, ठीक है, और क्लोरो क्यों, क्योंकि क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। सो इसलिए इसे पॉली सब्स्टिट्यूशन, ये पॉली सब्स्टिट्यूशन की एग्जांपल है, आप लिख सकते हो। पॉली सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, सो एक हाइड्रोजन से जो बेंजीन के हाइड्रोजन है ना, बेंजीन के कितने हाइड्रोजन है, 6, और 6 हाइड्रोजन में से अगर 3 हाइड्रोजन मतलब पॉली मतलब 2 हो गए तो डाई सब्स्टिट्यूशन होगी, 1 होगा तो मोनो सब्स्टिट्यूशन, अगर 3 लग रहे हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉली सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे, ठीक है। सो ये भी एक एग्जांपल है। एग्जांपल में ये देखिए, सो मैंने काफ़ी लिखा है, ऑर्थो पैरा डाई नाइट्रोफिनोल, क्योंकि ऑर्थो पे और क्या कहते हैं पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा NO2 और 2,4 डाई नाइट्रो, क्या कहते हैं यहाँ इसे हम क्या बोल सकते हैं, और लिखा ना। सो हम 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ नाइट्रो। अब नंबरिंग जो है मेन आपने की जो अपना कंपाउंड है उससे करेंगे, ठीक है। सो आगे हम पॉली सब्स्टिट्यूशन की एक और एग्जांपल देख सकते हैं। ये 3 क्या लगे हैं, 3 एक ज़्यादा लगे हैं, 3 से भी ज़्यादा लगे हैं, ठीक है, हाइड्रोक्सी भी लगा हुआ है, ठीक है। सो इसका क्या है, ये आ गया हमारा मेन की, सो ऑर्थो, इसका आ गया ऑर्थो, सो उसके बाद मेटा और पैरा। सो यहाँ देख लीजिए ऑर्थो और क्या लगा है, पैरा पोजीशन पे, और यहाँ भी ऑर्थो पैरा ऑर्थो ट्राई नाइट्रो, क्योंकि 3 नाइट्रो लगे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर OH ग्रुप लगा है। सो बेंजीन के ऊपर अगर OH लगा हो तो उसे फिनोल बोलते हैं, ठीक है।
सो दोस्तों ये था एग्जांपल जो पॉली सब्स्टिट्यूशन की। पॉलीबेंजीन वो होते हैं दोस्तों जब हम एक यहाँ वैसे आपको ये बता रहे हैं कि पॉली सब्स्टिट्यूशन का जब हम मैंने आपको पहले बोला था कि ये हमारा इसी फार्मेसी में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर है जिसका नाम है पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। पॉली न्यूक्लियर का मतलब मैंने बताया था कि जिसमें एक से ज़्यादा रिंग होती हैं, जो एक कंपाउंड में एक से ज़्यादा रिंग होंगी उसे हम बोलेंगे पॉली न्यूक्लियर। और ये तो जो कार्बन है और हाइड्रोजन से जो बेंजीन रिंग फॉर्म हुई है, ठीक है। सो ये क्या है, नेफ्थलीन, ये एंथ्रासीन जिसमें 3 बेंजीन होगी, 2 बेंजीन वाली नेफ्थलीन होगी, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं बेंजीन की स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों जो स्ट्रक्चर थी ना बेंजीन की वो है एक की की कूले स्ट्रक्चर थी, एक केमिकल स्ट्रक्चर थी, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर थी, ठीक है। सो जो एक की कूले स्ट्रक्चर थी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे स्टेबस में जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एक साइंटिस्ट था, इसका नाम था की कूले था। सो उसने बताया था कि जो ये मैंने आपको फिर जस्ट बता रहा हूँ, वैसे हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर की और भी फोकस करना है, ठीक है। सो उसने बताया था कि ये एक बेंजीन है और इसके 6 नंबर कार्बन लिखे हुए हैं। उसने बोला था पहला और जो 6 कार्बन नंबर होगा, ठीक है ना, सो वो अटैच्ड होंगे आपस में इतना सा। और ये उसने बोल दिया था ये साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। उसके बाद हम केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो केमिकल बेंजीन हैज 6 कार्बन एंड ईच कार्बन इज अटैच्ड टू द हाइड्रोजन एटम। कहता है बेंजीन के पास क्या है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और हर कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, एक एक हाइड्रोजन है, ठीक है ना। सो पहला जो है दूसरे वाले के साथ जुड़ा हुआ, जिसके साथ ये पहला अगर दूसरा, इसमें क्या कौन से बॉन्ड आ रहे हैं, ये पहला और दूसरे की बात करें। सो पहला और दूसरे के बाद यहाँ दोस्तों एक सिग्मा एक पाई होगा, ठीक है ना। सो पहले और दूसरे के बीच में क्या है, जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन है पहले और दूसरे के बीच में आ रही है, तीसरे और चौथे के बीच में आ रही है, और पांचवें और छवें के बीच में पाई बॉन्ड आ रही है, ठीक है ना। सो दूसरे और तीसरे के बीच में ये क्या है, सारे सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, ठीक है। ये आप याद कर लें, बट इट इज़ नॉट एज मच इंपॉर्टेंट एज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट। सो हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात ही चलते हैं। सो रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या बताया गया है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बताया गया है दोस्तों बेंजीन के पास क्या है कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि एक इसमें क्या है, ये इसमें क्या है सिग्मा, इसमें सिग्मा और एक इसमें पाई है। सो पाई इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है, डी लोकलाइजेशन, डी का मतलब है कि रिमूव होना, लोकलाइजेशन का मतलब कि जो मूवमेंट हो रही है कि जो पाई इसके पास इलेक्ट्रॉन है उसकी जो पोजीशन है वो बार बार चेंज हो रही है, ठीक है ना। पहले यहाँ पे था तो यहाँ पे आ गया, फिर ये देखिए ये आगे नेक्स्ट सेकंड और थर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो जितनी किसी भी मतलब जैसे बेंजीन है, इसकी जितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगी उसकी इतनी रिएक्टिविटी होगी और वो उतना ही स्टेबल होगा। सो ये इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू अगर हम कि कूले अगर और केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें बेंजीन की, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस में रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही है। सो आप ये देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये मैंने सारा आपको बता दिया है डेरिवेटिव्स का, ठीक है ना। सो बेंजीन जो है वो क्या क्या देता है, मोनो सब्स्टिट्यूशन देता है, जिसमें ठीक है ये मैंने पहले आपको समझा दिया है। सो मतलब जो बेंजीन स्ट्रक्चर होगी उसकी मोनो सब्स्टिट्यूशन होगी, या उसकी क्या है मोनो सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। बेंजीन स्ट्रक्चर की मोनो सब्स्टिट्यूट यहाँ पर एक चलते हैं, मैं फिर भी आपको एक बार क्लियर करवा देता हूँ को जो बेंजीन है उसकी मोनो बेंजीन स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, ठीक है। और मोनो बेंजीन जो होगी अगर फर्दर देंगी क्या कहते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूशन, डाई सब्स्टिट्यूशन और पॉली सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। पॉली बेंजीन में मैंने आपको बताया था जैसे कि 3 स्ट्रक्चर आती थी, एंथ्रासीन, ठीक है, एंथ्रासीन आ जाती है, नेफ्थलीन आती है, ठीक है। सो ये पॉली बेंजीन ही हमने पढ़ना, हमने सिर्फ पढ़ना है मोनो बेंजीन, ठीक है। सो इसको हम अब छोड़ देते हैं, ठीक है, ये मैंने पहले समझा दिया हुआ है। सो फैक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन द एक्टिविटी ऑफ बेंजीन। सो कहता है जब भी कोई यहाँ से रिमूव करते हैं हाइड्रोजन एटम को तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है बेंजीन स्ट्रक्चर पे, ठीक है ना। सो ये क्या है, इसने बताया है, कहता है विद द रिप्लेसमेंट ऑफ 1 हाइड्रोजन ऑफ अ बेंजीन एनी अदर कंपाउंड इज अटैच। कहता है एक हाइड्रोजन के जब सब्स्टिट्यूशन, जब ये हाइड्रोजन एटम बेंजीन स्ट्रक्चर से रिमूव हो जाता है तो क्या है कि भी कोई अदर हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन एनी अदर, कहता है इस हाइड्रोजन से कोई और, ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और कोई और लग जाएगा, और जब कोई और लग जाएगा इस हाइड्रोजन की पोजीशन पे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसके, बेंजीन की एक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। सो दोस्तों क्या होता है कि बेंजीन के पास है, ये जो बेंजीन की स्ट्रक्चर है, मैंने लिखा है कि बेंजीन इज़ अ हाईली रिएक्टिव। सो जब इसकी डीलोकलाइजेशन होती है, डीलोकलाइजेशन मैंने आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में बताया था ना, कि जो पाई इलेक्ट्रॉन पाई जो होता है, जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक सिग्मा है, ये सिग्मा है और ये पाई है। सब जब पाई की मूवमेंट होगी ना, तो वो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ रेजोन पाई की स्ट्रक्चर्स बनेंगी, रेजोनेंस पाई की डी मूवमेंट होगी, उसे हम बोलते हैं डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई। तो उसे क्या बोला जाता है, डी लोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द रेजोनेंस बोलते हैं। सो जब भी कभी पाई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है तो वो क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो भी कोई कंपाउंड अगर ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएगा उसकी ज़्यादा एक्टिविटी होगी और स्टेबिलिटी भी ज़्यादा। सो इन्होंने बोला कि बेंजीन मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर और द मोर विल बी द स्टेबल और एक्टिविटी, जैसे मैंने बता दिया। द कहता द इलेक्ट्रॉन क्लोज टू एवरी वेयर इन द बेंजीन, कहता जो जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेंजीन स्ट्रक्चर की हर तरफ है। सो कोई भी ग्रुप जो है आके लग जाता है और इलेक्ट्रॉन अपने जो इस ये बेंजीन के इलेक्ट्रॉन उसको शेयर कर लेता है, ठीक है। सो ये इसने बताया गया है कि हमने बात करनी है कि बेंजीन की रिएक्टिविटी के बारे में, ठीक है ना। कभी क्योंकि रिएक्टिविटी तो तब भी होगी ना अगर कभी ये, जैसे मैंने बताया था रिएक्टिविटी के कोई अगर सब्स्टिट्यूशन, पहले हम बात कर रहे थे कि अगर जैसे ये बेंजीन था तो यहाँ पर अगर कोई ग्रुप या अटैच करता है किसी इसके बेंजीन के हाइड्रोजन पे, तो एक्टिविटी का क्या फ़र्क पड़ता है। सो बेंजीन की एक रेजोनेंस, जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी, तो उसमें मैंने बताया था कि जो बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं ये मूव करते हैं ऑल ओवर। सो कोई भी यहाँ पर ईजिली आकर अगर कंपाउंड यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, ठीक है। सो यही यहाँ बताया, कहता कि भी नंबर ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, विद द अटैचमेंट ऑफ ए, ये जो ए लगा इन द बेंजीन आइदर इंक्रीज द रेजोनेंस, कहता है ये जो एक कंपाउंड यहाँ पर ए कंपाउंड लगा है, या तो वो रेजोनेंस बढ़ा देगा या रेजोनेंस कम कर देगा। द कंपाउंड अटैच टू द बेंजीन इंक्रीज द रेजोनेंस और इंक्रीज द एक्टिविटी, कहता है कोई कंपाउंड यहाँ पर जब लगता है बेंजीन के कि कौन सा कंपाउंड यहाँ पर अगर कोई पोजीशन पे लगा है तो उससे उसकी रिएक्टिविटी का क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ से जैसे यहाँ पर लिखा था, कंपाउंड अटैच टू बेंजीन इंक्रीज द रेजोनेंस, कहता है यहाँ ये इंक्रीज कर दे कोई भी कंपाउंड जो यहाँ पर बेंजीन के स्ट्रक्चर पर लगा है, वो उसकी क्या रेजोनेंस को इंक्रीज कर दें या एक्टिविटी को इंक्रीज कर दे, उस कंपाउंड को बोलेंगे हम रिंग एक्टिव ग्रुप बोलते हैं, ये जो यहाँ पर, ठीक है। सो बेंजीन जहाँ तो नंबर ऑफ रेजोनेंस अगर स्ट्रक्चर ज़्यादा देंगी, जब कोई एक्टिव ग्रुप यहाँ पर लगा होगा तो उससे रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी, या फिर जो बेंजीन है जब उसके ऐसा कोई रिंग एक्टिव ग्रुप लगा है जिससे रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है डिक्रीज होंगे तो उससे रिएक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। सो डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो है रिंग एक्टिव ग्रुप कौन सा लगा है। अगर वो जो ग्रुप लगा है या तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बढ़ाएगा बेंजीन की तो उससे रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, या तो वो जो बेंजीन ये जो ग्रुप लगा हुआ है रिंग एक्टिव ग्रुप, अगर वो बेंजीन के साथ लगा तो उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर को कम कर रहा तो उसकी रिएक्टिविटी भी कम होगी, ठीक है। सो दोस्तों आगे हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बता दिया ये क्लोरीन है। सो क्लोरीन जो है उसके बाद ये मैंने लोन पेयर लिख दी हैं। सो ये जो लोन पेयर हैं यहाँ पर बेंजीन स्ट्रक्चर इटसेल्फ हैव अ 3 रेजोनेंस, कहता है बेंजीन के पास खुद की 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, कहता है जब भी क्लोरीन यहाँ पे आ जाता है सो क्या होता है कि शो द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, सो उसके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन अटैच टू बेंजीन रिंग शो द 4, कहता है वैसे तो उसके पास जो बेंजीन है उसकी ऑलरेडी से 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, और जब भी कोई क्लोरीन यहाँ पर आ जाता है तो वो 4 रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है ना। सो उससे क्या होगा कि अगर रेजोनेंस इंक्रीज होगी, ये बार बार ये बात याद रखना, किसी भी स्ट्रक्चर की अगर रेजोनेंस ज़्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी और एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है ना। सो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया है कि वो पीछे वाली बात ही बताई हुई है कि भी अगर कोई ऐसा कंपाउंड बेंजीन पे रिंग एक्टिव ग्रुप लगा है जो कि रेजोनेंस अगर बढ़ा देता है तो उससे रिएक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। सो अगर कोई ऐसा ग्रुप जैसे ये हमने ग्रुप लगाया है नाइट्रो ग्रुप, सो अगर नाइट्रो ग्रुप के पास जैसे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, सो ये लोन पेयर आपस में शेयर कर देता है कि बेंजीन के तो कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं, मतलब ये जो नाइट्रो ग्रुप यहाँ पर अटैच लगा है जो हमने इसे हम रिंग एक्टिव ग्रुप नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। सो इट इज़ अ नॉट अ रिंग एक्टिव ग्रुप, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि ये अपने ही इलेक्ट्रॉन आपस में ही शेयर कर रहा है, ना कि भी कोई और रेजोनेंट स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो दोस्तों उसके बाद हम पढ़ रहे हैं
कि भी बेंजीन जो है वो आगे अगर उसके केमिकल रिएक्शन की बात करें तो वो कौन सी रिएक्शन देता है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन और द फ्रीडल क्राफ्ट अल्कलाइजेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। सो इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है ना। सो पहले हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। सो दोस्तों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है कि जैसे ये बेंजीन स्ट्रक्चर है, तो इसके ऊपर अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर किसी कंपाउंड पे जैसे ये बेंजीन रिंग पे यहाँ पर लगता है तो उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक। जब भी कोई एक स्ट्रक्चर के ऊपर कोई इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैच कर जाता है तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सो अब बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आते हैं। नाइट्रेशन आ जाती है जिसमें हम HNO3 नाइट्रिक एसिड, सल्फोनेशन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, फ्रीडल क्राफ्ट अल्कलाइजेशन जिसमें ये एक मिथाइल ग्रुप अल्काइल के साथ ये क्या है उसके बाद अल्काइल के साथ एक ये जो आयोडीन हमने हैलोजन लगाया है, ठीक है। सो आगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये एक एसाइल क्लोराइड जिसे है इसे हम बोलते हैं इसके कारण एसाइल क्लोराइड के कारण हम इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। हैलोजिनेशन जैसे कि हैलोजन गैसेस होती हैं, ठीक है। सो पहले हम बात करते हैं कि नाइट्रेशन जब HNO3 इसके साथ ऐड की तो HNO3 जो है दोस्तों H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में टूटता है, बट ये जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ये जो इसकी प्रेजेंस में ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेशन इट कैन ब्रेक इनटू द, कहता है इसके कारण क्या है कि भाई ये जो सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट होने के कारण ये जो नाइट्रिक एसिड है HNO2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव में टूटता है, जिसके कारण NO2 ग्रुप है उसके ऊपर यहाँ पर बेंजीन के जहाँ पर ये स्ट्रक्चर पर लग जाता है, ठीक है ना। सो इसे हम बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन। अगर सल्फोनेशन लिखा है, सल्फोनेशन मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंट में, सल्फ्यूरिक मतलब अगर हम तोड़ें सल्फ्यूरिक एसिड को तो 2H पॉजिटिव और HO4 ये ऐसे बनता है, बट ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक है इसलिए ये इस पे टूटेगा, ठीक है ना। कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उसकी जो है ब्रेकेज भी जो जो टूटना है वो भी अलग हो जाएगा, ठीक है। बेसिक वैसे डिल्यूट जो है ऐसे ही टूटेगा। अगर कंसंट्रेशन की बात करो, कंसंट्रेट स्ट्रॉन्ग डालोगे तो यहाँ पर OH नेगेटिव है और SO3 पॉजिटिव। सो SO3 पॉजिटिव यहाँ पर जुड़ जाएगा, उसकी ऊपर जो पोजीशन होगी, ठीक है ना। ये हमारा की कंपाउंड है, ठीक है। उसके बाद ऑर्थो, मेटा और पैराबोरेशन, इसको सल्फोबेंजीन बोलेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट अल्कालाइजेशन का मतलब है कि भी कोई भी जो बेंजीन स्ट्रक्चर है, अब बेंजीन स्ट्रक्चर के ऊपर हमने मिथाइल जो आयोडाइड है यहाँ पर जो लगाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जब लगा देंगे तो इससे क्या बनेगा, इससे हमारा जो टॉल्यूइन बन जाएगा क्योंकि ये ऊपर हमारे बेंजीन स्ट्रक्चर पे आ जाएगा और साथ ही रिमूवल होगी वाटर की। दोस्तों वाटर की रिमूवल तीनों बारी हो रही है, तीनों बारी जब नाइट्रेशन हुई, जब सल्फोनेशन हुई और साथ ही साथ जब फ्रीडल क्राफ्ट अल्कलाइजेशन हुई। और जब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हुई, जो एसाइल क्लोराइड है ये है, एसाइल क्लोराइड टूटेगा ये जो मिथाइल पॉजिटिव पे और ये जो ऊपर ये लिखा हुआ है कार्बन और डबल बॉन्ड और साथ ही साथ यहाँ पर Cl नेगेटिव, ये मतलब पॉजिटिव CH3 पॉजिटिव और C डबल बॉन्ड O Cl नेगेटिव जो अलग टूटेगा। सो ये जो ग्रुप है ये उसके बाद यहाँ पर जब ये यहाँ से टूटेगा तो यहाँ पर ऐसे कुछ इस तरह से जुड़ जाएगा, ये वाला ग्रुप जो नेगेटिव वाला है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ पर ये पॉजिटिव था, ये यहाँ पर पॉजिटिव, ठीक है। सो साथ ही ये जो क्या कहते हैं C डबल बॉन्ड O जो और साथ ही जो क्लोरीन लगा, जो अब ये क्लोरीन था ना दोस्तों, इसकी ही कंफ्यूजन हो रही थी। ये जो क्लोरीन है ये जो है एक H पॉजिटिव भी तो रिमूव होगा, ठीक है। सो H पॉजिटिव जब रिमूव होगा साथ ही साथ ये क्लोरीन गैस आएगी और ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड भी रिमूव होगा। सो आप देख सकते हो कि भी ये पॉजिटिव COO जो है ऐसे ही लग जाएगा, ठीक है। सो ये जो क्लोरीन है वो HCl के साथ रिमूव हो जाएगा। सेम जब हैलोजन की बात करेंगे, हैलोजन कौन सा लिया हमने, क्लोरीन गैस ली है, ठीक है ना। क्लोरीन हमेशा Cl2 होती है, सो गैस ली तो ये जो है इसकी बेंजीन के ऊपर आ जाएगा स्ट्रक्चर पे, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। इसे हमें एसाइल बेंजीन बोलेंगे, इसे हम टॉल्यूइन बोलेंगे। सो दोस्तों ये सारी स्ट्रक्चर थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैच करता है बेंजीन स्ट्रक्चर पे तो वो इलेक्ट्रोफाइल अटैच होके तो यहाँ पर यहाँ पर हाइड्रोजन को रिमूव करके खुद लग जाता है, ठीक है ना। जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है बेंजीन स्ट्रक्चर पे तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सो वो कौन कौन सी रिएक्शन थी, यहाँ तो नाइट्रेशन थी, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्कालाइजेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और हैलोजिनेशन।
सो दोस्तों एक चीज़ आ रही है, अब कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं। सो कौन कौन से कंपाउंड है, ये सारे बेंजीन स्ट्रक्चर वाले ही कंपाउंड है। इसमें DTT जिसे हम डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन बोलते हैं। सो इसके फ़ायदे क्या हैं, ये पेस्टिसाइड है। सो मॉस्किटो, हम घर पे जब आपने देखा होगा कि मॉस्किटो जब बढ़ जाते तो वो हम पहले यूज़ किया किया करते थे, जैसे कि ताकि मलेरिया ना हो सके। सो ठीक है, सो हम घर पे भी ज़्यादातर ये मॉस्किटो किलर यूज़ किया करते थे। अब तो चलो पता नहीं शायद आते हैं कि नहीं, ठीक है। सो सैक्रीन है, सैक्रीन एक स्वीटनिंग एजेंट है, आर्टिफिशियल है, इसकी कोई एनर्जी वैल्यू नहीं, ये हमें कोई भी वो नहीं प्रोवाइड करता एनर्जी, बिकॉज इसमें कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन, हाइड्रेट मतलब पानी, मतलब कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। सो ये 30 टाइम्स सुक्रोज से उससे ज़्यादा स्वीट होता है, और क्या कहते हैं, एंड 60 टाइम्स स्वीट फ्रॉम शुगर। शुगर से ये मतलब 600 गुना ज़्यादा स्वीट होगा, और उसके बाद सुक्रोज से 300 जो ज़्यादा होगा सैक्रीन, ठीक है। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट भी जब भी हम सिरप यूज़ करते हैं तो उसमें बनाते हैं, कोल्ड ड्रिंक में और कुकीज़ बिस्कुट हो जाते हैं, ठीक है। सो उसके बाद BHT भी हम बोलते हैं। BHT इज द बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, इसमें भी बेंजीन आ रही है। हेक्सा मतलब 6, हेक्सा मतलब 6 क्लोरीन लग रहे हैं। इसको भी हम जब हम जितने भी इंसेक्ट हैं, चाहे वो लाइस हो गया, स्क्रैबीज हो गया। स्क्रैबीज दोस्तों एक इचिंग होती है, इचिंग जब स्किन पे होती है तो उसके कारण रैश, लाल लाल धब्बे पड़ जाते हैं, जो कि क्या कहते हैं, कौन करता है, माइट्स ही करते हैं। माइट्स हो गए, माइट्स हो जाए, लाइस हो जाए, ये सारे क्या हैं, ये इंसेक्ट ही हैं। जब ये हमारी स्किन को इचिंग मतलब जब बाइट करते हैं तो उससे रेडनेस आ जाती है, ठीक है ना। तो जिसके इचिंग होगी, रेडनेस तो डेफिनेटली होगी। तो ये सारी क्या कहते हैं, इसकी ट्रीटमेंट में भी हम अपने यूज़ करते हैं स्किन, ठीक है। सो उसके बाद कंट्रोल, ये एक इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट को मारा जाता है। सो साथ ही साथ ये जो है क्या कहते हैं, वोलाटाइल है, एवेपोरेट हो जाता है एज कम्पेयर टू मोर वोलाटाइल, कि भी ये जल्दी उड़ जाता है हवा में, ठीक है। सो फ्यूमिगेंट एक्शन भी है इसका, मतलब फ्यूमिगेंट का कि वेरी फास्ट फ्यूमिगेंट एक्शन है इसका, ठीक है। सो उसके बाद दोस्तों एक और कंपाउंड है जिसे हम बोलते हैं क्लोरोमाइन। क्लोरोमाइन इज वेरी सिंपल, कि जैसे क्लोरीन ग्रुप लगा और NH2, इसे हम अमाइन बोलते हैं। सो इसको हम डिसइंफेक्टेंट की तौर पे यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ ये ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ करते हैं, ठीक है। दोस्तों ये तो सारा टॉपिक मैंने करवा दिया, जिसमें हमने बात की कि सब्स्टिट्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। कि भी जो बेंजीन स्ट्रक्चर थी, सो बेंजीन स्ट्रक्चर में ऑल ओवर सारी रिंग में जो है पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जिसके साथ कोई भी कंपाउंड जो आके लग जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, कि कोई भी इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन स्ट्रक्चर में लगता है तो उसके साथ क्या है कि भी नंबर ऑफ जो कंपाउंड हमारे बनते हैं, और कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, अगर NH2 नाइट्रिक एसिड, सल्फोनेशन, फ्रीडल ग्राफ, ये क्या है, मिथाइल आयोडाइड, ठीक है ना। अल्काइजेशन अल्काइल ग्रुप हो गया, और एसाइल मतलब एसाइल ग्रुप हो गया, ठीक है ना। हैलोजन गैस, ये सारे आगे दोस्तों मैंने और आपको बताया था कि भी जो है, आगे मैंने डेरिवेशन के बारे में बताया कि बेंजीन है वो मोनो बेंजीन भी देता है और पॉली बेंजीन भी देता है, ये मैंने सारा बता दिया। साथ ही साथ मैंने आपको रेजोनेंस बेंजीन की स्ट्रक्चर के बारे में भी बताया कि बेंजीन जो है 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर देती है, ठीक है दोस्तों। ये सारा करने से बाद एक हम पढ़ेंगे हक्कल रूल के बारे में पढ़ेंगे। सो हक्कल रूल भी बताया गया दोस्तों। एक्चुअल में हक्कल रूल जब आप 4th सेमेस्टर में पढ़ होंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेट्रोसाइक्लिक और कंपाउंड्स आएंगे, तो उसमें हक्कल रूल पढ़ने को मिलेगा। बट मैं आपको यहाँ पे भी बताता हूँ क्योंकि ये हमारे सिलेबस में भी है। सो हक्कल रूल का मतलब है कि कोई भी अगर हमने रिंग को बताना हो कि वो एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक है, ठीक है ना। एरोमेटिक बेसिकली होती है कि भी जो एरोमा, ठीक है, जो हमें खुशबूदार होता है, ठीक है ना। सो हक्कल रूल ये बताता था भी कोई भी हम स्ट्रक्चर को देख के ये बता दे कि ये स्ट्रक्चर जो है वो एरोमेटिक है या नहीं एरोमेटिक, ठीक है। सो ये हम हक्कल रूल कहता है, ये एक तो कहता था कि कोई भी रिंग जो है वो साइक्लिक होनी चाहिए अगर हमने बताना किसी कभी वो एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। कभी जैसे ये बेंजीन ही है, बेंजीन इज अ एरोमेटिक कंपाउंड क्योंकि ये साइक्लिक कंपाउंड है। सो साथ ही साथ ये कंजुगेशन कुछ इस तरह की होनी चाहिए। कंजुगेशन मतलब ये ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, पाई सिग्मा, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, और या फिर ये एक जो उन्होंने बोला था ये इक्वेशन फॉलो होनी चाहिए जब भी हम किसी कंपाउंड को बताना है कि भी वो एरोमेटिक है कि नहीं। चलिए ये एक बताते हैं कि ये ऐसे एक एग्जांपल के तौर पे मैंने बता दिया कि ये एक मतलब स्ट्रक्चर है। सो दोस्तों ये कार्बन एटम है, ये मैं इसको कार्बन कर देता हूँ मैंने, ठीक है, ये भी कार्बन है। सो ये कार्बन, सो इसमें देखो फॉलो क्या ऑर्डर हो रहा है, हमने बोला था कि ये वाले ऑर्डर फॉलो होने चाहिए, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, पाई सिग्मा
और उसके बाद क्या आ रहा है, फिर पाई आ रहा है। सो फर्स्ट ये स्ट्रक्चर फॉलो तो कर रही है ये रूल, ठीक है, ये कंजुगेशन फॉलो कर रही है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये क्या फॉलो कर रही है, सो इसमें भी क्या चल रहा है, इसमें एक सिग्मा और एक पाई आ रहा है उसके बाद फिर, ठीक है। सो ये भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो कर रही है, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड ही है। अगर हम जो इक्वेशन हमने बात की थी कि इक्वेशन लगा के हम ये बता सकें कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो हक्कल रूल था वो यही बताता था कि कोई रिंग जो है वो एक्चुअल में, वो जो रिंग है वो हम किसी कंपाउंड को ये बता सकें कि वो एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। सो ये जैसे ये स्ट्रक्चर है, सो ये इस स्ट्रक्चर में ये देखिए, सो ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये पाई पाई हैं, ठीक है ना। सो इसमें जो है ये पाई इलेक्ट्रॉन हमने शो कर दिया, क्योंकि अगर एक बॉन्ड होगा एक पाई होगा, इसमें एक पाई होगा एक सिग्मा होगा। सो हमने बताया था इसमें कितने पाई में हो है, तो ये पाई पर इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन एक में, ठीक है। अगर 2 पाई यहाँ पर तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम इक्वेशन फॉलो करने जा रहे हैं ताकि ये हम हक्कल रूल से ये पता कर सकें कि ये हमारा जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक है कि नहीं, ठीक है। अब कंजुगेशन के तौर पे नहीं बताने जा रहे, साइक्लिक तो है ये, मतलब साइक्लिक रिंग तो है ही, गोल तो है ही, ठीक है। अब हम ये इक्वेशन लगाएंगे, ठीक है। इसमें 4n, n दोस्तों 1 2 3 कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है ना, 1 2 अप टू कुछ भी 5 तक, ठीक है। सो n 4n, हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे +2। ये दोस्तों 4 ये इसलिए आया क्योंकि हमने बताया था कि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो हमने बताने हैं, तो इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है, सो इसमें जो हाँ, इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, सो 4n+2, इसमें 4 आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी एक सिग्मा है, यहाँ पर भी एक सिग्मा है, सो ये है तो एक एक बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, 2 यहाँ से जैसे इसके आ रहे हैं पाई के, ऐसे इसके सिग्मा के भी यहाँ पर 2, 1 2 3 और 4, ठीक है। सो 4 यहाँ से आया, सो हमने माइनस किया, तो ये हमारा क्या इक्वेशन आ गई, हाफ आ गई। दोस्तों ये नॉन एरोमेटिक है इक्वेशन, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन है ना वो हमारे सिर्फ नंबर में आनी चाहिए, ना कि भी ये फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं कि जैसे ये है, हमने बताना जैसे ये बेंजीन स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये इसी के लिए हमने हक्कल रूल मैं फॉलो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो बेंजीन है वो एरोमेटिक शो करता है, क्योंकि हमने ये रूल फॉलो कर रहे हैं। इस इक्वेशन से हम बताएंगे कि ये जो बेंजीन है वो एरोमेटिक है, क्योंकि हक्कल ने बताया था यहाँ तो वो कंजुगेशन फॉलो करे, यहाँ तो वो साइक्लिक हो, और जहाँ ये इक्वेशन फॉलो करे, ठीक है। सो इक्वेशन के तौर पे देखा जाए तो ये इक्वेशन में 4n+2। अब दोस्तों आप बोलेंगे कि 6 कैसे आए, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि एक जो पाई इलेक्ट्रॉन वो दो, एक जो पाई बॉन्ड होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करता है। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। सो इक्वेशन कुछ इस तरह से थी ना, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि ये इक्वेशन, ये आप सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो आप है, जैसे इसके पाई के आ रहे हैं ऐसे आप सिग्मा के भी आ रहे हैं, ठीक है। सो 6 सिग्मा क्या है, सो इसके में हम देखा कि 1 वैल्यू आ गई, सो ये हमारा बेंजीन जो है एरोमेटिक है। सो दोस्तों यही सारा था हक्कल रूल के बारे में, कि हक्कल ये बताता था कि भी आइदर द कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। सो होप यू लाइक द वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द बेंजीन कंपाउंड एंड एनी अदर टॉपिक, you can comment me on my channel and the video or any video, and we have to talk in another video about the doubt and your other syllabus topics. So thank you so much for watching my video. Hope you like. Please like, subscribe and comment. Thank you very much.